बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लासरा, आमिर मतीन स्टूडियोज में हमारे साथ ही मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम का आगाज करेंगे तो आपको बताएंगे कि मसला कश्मीर के नाम पर पाकिस्तानी सेनेटर्स की एक मरतबा फिर से चांदी दुनिया भर की सैर के लिए निकल पड़े। चेयरमैन सेनेट की खुसूसी हिदायत पर 11 सेनेटर्स लंदन के लिए रवाना, बाकी न्यूयॉर्क और चंद बगदाद का दौरा करेंगे। एक जानिब जब हुकूमत एक एक पैसे के लिए दुनिया भर में कशकोल लिए फिर रही है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान क्या दर्जनों सेनेटर्स के मसला कश्मीर के नाम पर दुनिया भर के सैर सपाटों के अखराजात का मुतहम्मिल हो सकता है, इस पर तफसील से बात करेंगे। प्रोग्राम के जब दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो हुकूमती वजीर शेख रशीद की बात होगी। हुकूमती वजीर शेख रशीद वजारत का मजा लेने के साथ साथ ऑपोजिशन का किरदार भी निभाने लगे। कौमी खजाने पर डाका डालने वाले के सामने यह हुकूमत बेबस है, शेख रशीद का एतराफ। तहरीक इंसाफ को एहतसाब के नाम पर वोट मिला, मगर इमरान खान ने दूध की रखवाली पर बिल्ले को ही बिठा दिया। हुकूमती वजीर शेख रशीद की अपनी ही हुकूमत पर कड़ी तनकीद। सवाल यह है कि क्या शेख रशीद अपनी हुकूमत के फैसलों से नाला हैं? इसकी वजह क्या है, यह भी जानने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के जब तीसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि महंगाई की चक्की में पिसती आवाम की आमदन कम है, गैस का बिल ज्यादा है, लोग जाएं तो कहां जाएं। हुकूमत ने जब खुद गैस की कीमतों में 143% का इजाफा किया तो वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने इंक्वायरी कमेटी किस लिए बनाई, किसकी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की जा रही है? क्या वजीर आज़म इमरान खान हुकूमती फैसलों से ला इल्म होते हैं, यह भी जानने की कोशिश करेंगे। और प्रोग्राम के जब आखिरी हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे इस्लामाबाद के तिजारती मराकज़ में पार्किंग फुटपाथों पर ताजरों ने कब्जा जमा लिया है। F10 में गैर कानूनी तजावुज़ात हटाने के लिए जाने वाली इस्लामाबाद इंतजामिया को ताजिर रहनुमाओं ने मार भगाया। इस्लामाबाद में गैर कानूनी तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन भी आंखों का धोखा निकला। गैर कानूनी तजावुज़ात से इस्लामाबाद की खूबसूरती खत्म हो रही है। दारुल हुकूमत के कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर तजावुज़ात माफिया के निर्गे में हैं, ये भी तफसील से आपके सामने रखेंगे। मगर सबसे पहले चूंकि कश्मीर डे मनाया जा रहा है क्लासेस साहब, तो इसी से गुफ्तगू को आगे लेकर चलते हैं। कश्मीर का मसला उजागर करने के लिए जो सेनेटर्स भेजे जाते हैं दुनिया के सैर सपाटों पर, क्या कोई वाकई मसला उजागर करने में कोई हेल्प मिल सके या फिर कौमी खजाना ही इनके अखराजात उठाता है? सम टाइम वैसे हमें ये महसूस होता है कि अगर ये कश्मीर का मसला हल हो गया तो इंडिया और पाकिस्तान क्या करेंगे फिर? दोनों को ये भी बहुत बड़ा एक अहम सवाल है, क्योंकि उनके यहाँ भी कश्मीर के मामला लेके मुद्दा लेके, वो इसको मुद्दा कहते हैं, कश्मीर का मुद्दा लेके उनके यहाँ भी बहुत सारे लोगों के कामकाज चल रहे हैं। हमारे यहाँ भी माशाल्लाह कश्मीर के नाम पे बहुत सारे हमारे जैसों की दुकान भी खुली हुई है, तो लिहाजा ये किसी को सूट नहीं करता, इंडियंस को भी नहीं सूट करता, हमें भी सूट नहीं करता कि कश्मीर का मसला जो है ना हल हो जाए और दोनों मुल्कों के दरमियान जो इतने सारे मसाइल हैं, जंगें हैं और हमारे फौजी बजट्स हैं और बहुत सारे हमारे यहाँ पे लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, सिविल सोसाइटी या मीडिया के लोग हैं, इवन हमारी भी दुकानें खुली हुई हैं, इसी से रिलेटेड है सारे का सारा। सो शायद ये किसी को सूट नहीं करता कि कश्मीर जो है ये हल हो। अगर ये सूट करता होता तो दोनों मुल्कों में मेरा ख्याल इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए थी, 70 सालों में वो हल कर लेते। अगेन उनके यहाँ भी बहुत सारे मसाइल हैं जिनका रोना वो रोते रहते हैं, हमारे यहाँ भी बहुत सारे मसाइल हैं, हम रोते रहते हैं। सो इशू हो सकता था फिक्स, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी, दुनिया ने इससे बड़े बड़े मुश्किल इससे फैसले भी हुए हैं। बल्कि मुझे याद है यहाँ पर जर्मनी और फ्रांस के एम्बेसडर गए थे वहाँ पर कराची में एक सेमिनार में, बड़ी खूबसूरत तकरीरें की थी उन्होंने, जर्मन और फ्रेंच ने। उन्होंने कहा था कि अगर हम बैठ के मसले सारे हल कर सकते हैं यूरोप में, आप हमसे ज़्यादा बड़े दुश्मन तो नहीं है, ना आपने फर्स्ट वर्ल्ड वार लड़ी है, ना सेकंड लड़ी है, ना करोड़ों लोग मारे आपने एक दूसरे के, हमने तो मारे हुए हैं, इसके बावजूद हम लोगों ने बैठ के अपने इशूज़ हल कर लिए, तो आप क्यों नहीं कर सकते? वो खैर पढ़े लिखे लोगों की बातें थी, वो समझदार दुनिया के लोग थे, उन्होंने सेटल कर लिए। सो पाकिस्तान के मसले अगर हल हो जाएं ये कश्मीर पे हमारे इंडिया के साथ, तो क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं, एक तो आज हम आपको बताने वाले हैं। क्या इस पर सीरियस बंदा बात करे कि पाकिस्तान में कश्मीर कमेटी जो है ये एक पॉलिटिकल ब्राइब के तौर पर हमेशा इस्तेमाल हुई है। वो पॉलिटिकल ब्राइब क्या थी? जो भी आया, बेनज़ीर भुट्टो साहब आई, उन्होंने नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब को, आपको याद होगा, उन्होंने उनको बना दिया कि जनाब ये पकड़ें, साथ में अपने 15-20 रखें यहाँ पे अपने कमेटी के, आप उसमें जो आपके होते मेंबर्स होते हैं वो लें और ये लें करोड़ों या लाखों डॉलर्स का आपका बजट है। अच्छा, आप बाबा जमहूरिया साहब, हमें यहाँ पे आपने तंग नहीं करना, आप दुनिया फिरें,
आपको डेली अलाउंस भी मिलेगा, सेक्रेटेरिएट भी मिलेगा, स्टाफ भी मिलेगा। आपने जाके दुनिया के कैपिटल में ना मसला कश्मीर उठाना है। और वो हुक्का लेके चले जाते थे अमेरिका में, वो जो बहुत बड़ा होटल के अंदर उन्होंने हुक्का जला लिया, वहाँ फायर अलार्म डल गए। और वो एक अपने लतीफ़े हैं कि वो ज़िंदगी में पता चला कि इतने बड़े नवाज़ुद्दीन नसरुल्लाह साहब थे, ज़िंदगी में इससे पहले किसी को ये ख्याल ही नहीं आता, वो पाकिस्तान से बाहर कभी सफ़र ही नहीं था किया उन्होंने जनाब। उसके बाद जनाब नवाज शरीफ साहब की बारी लगी, जरदारी साहब की बारी लगी। मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा ये तो बड़ा बेहतरीन काम है कि दुनिया भर की सैरें भी करो, यहाँ पे टिकटें भी लो, 5 स्टार होटल में भी रहो, डेली अलाउंसेस भी लो, मुफ्त का माल है, मुफ्त का खर्चा है, अयाशी करो। उन्होंने दोनों दफ़ा, जरदारी साहब की दफ़ा भी वही ले ली, उन्होंने नवाज शरीफ साहब की दफ़ा भी ले ली। और कश्मीर वहीं खड़ा हुआ है माशाल्लाह, कश्मीरी वो यहाँ पे जो कुछ हो रहा है वो हमारे सामने हम देख रहे हैं रोज़ की स्टोरीज। अब इन्होंने, इससे पहले आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब फंस गए थे जब यहाँ पे धरने वगैरह हो रहे थे। कंटिन्यूएशन बता रहा हूँ कि कश्मीर पे कितना बड़ा ये प्रॉफिटेबल एक बिजनेस है और कितना प्रॉफिटेबल है यहाँ पॉलिटिशियंस के लिए या दीगर जो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए कि मसला जूं का तू रहना चाहिए। उन्होंने 22 लोगों को भेज दिया था आमिर साहब, मैं अभी इस पे तो आते हैं। 22 लोगों ने उन्होंने भेज दिया था कि आप दुनिया भर में जाएं और कश्मीर का मसला उजागर करें। तो हमें समझ नहीं आती ये जो इतने सारे हमने बाबू बहर बिठाए हुए हैं जिनको करोड़ों ये डॉलर जिनका हर साल बजट है, वो क्या करते हैं, हमारे सफीर क्या करते हैं, डिप्लोमेट्स क्या करते हैं। अगर वो नहीं वहां पे इशू रेज कर सकते, हाईलाइट कर सकते, तो ये जो हम यहाँ से लोग भेजते हैं ये क्या करेंगे वहां जाके? अगेन इनकी मेरी तरफ अच्छी इनकी वो नहीं है, वो क्या कहते हैं, अंग्रेजी भी नहीं है, कोई कम्युनिकेशन स्किल्स भी नहीं है, कोई बहुत बड़े नाम भी नहीं है कि दुनिया के इनसे सदूर वजीर आजम या फॉरेन मिनिस्टर इनसे मिले। मैंने तो आज तक कहीं नहीं सुना कि कोई एक फॉरेन मिनिस्टर जो है पाकिस्तानी डेलीगेशन से मिल पड़ा हो कि ये आए हुए हैं, ये हमें ब्रीफ करेंगे। ज़रा नवाज शरीफ साहब की सुन लें, उन्होंने कैसे लोगों को यहाँ पे ब्राइब करके भेजा था कि इनको दौरे बहर करवाएं। उन्होंने बेल्जियम भेजा, जनाब इजाजुल हक साहब थे, मलिक उज़ैर साहब थे। चाइना भेजा गया खुसरो बुख्तियार साहब को, अगेन मतलब चाइना में भी हमें ज़रूरत पड़ गई थी वहाँ भेजे जाए बंदे, वही है ना कि सैर सपाटे करवाने थे। उसके बाद आलमदार ललीका साहब को भेजा गया। फ्रांस में जनाब आयशा रजा फ़रूक साहबा को भेजा गया, उनके साथ राना मोहम्मद अफजल खान साहब थे, दोनों नवाज लीग के थे, आप फ्रांस जाएँ। इसके बाद रशियन फेडरेशन के लिए रजा हयात हिराज साहब गए थे, हमारे खानेवाल के जनाब। क्या बात है, रशिया को फतह करना, उन्होंने हिराज साहब को भेजा कि आप फतह करके और कश्मीर का मसला हल करवा के। उनके साथ जुनैद अनवर चौधरी साहब थे, नवाब अली वसान साहब भी थे, ये मास्को गए थे जनाब। इसके बाद सऊदी अरेबिया के लिए इनको भेजा गया मौलाना फजल रहमान, इसका मेजर तहर इकबाल साहब और मोहम्मद अफजल खोखर साहब कि आप जो है सऊदी अरेबिया को कश्मीर पे ज़रा उनको कायल फरमाएं। इसके बाद टर्की के लिए सर इसमें मोहसिन शाह नवाज रांझा साहब थे और मलिक परवेज साहब थे, ये भी दोनों नवाज लीग के अच्छी जगहों पे जाना था ना, वो नवाज लीग के अपने एमएनए उन्होंने भेजे। इसके बाद बारी लगती है यूनाइटेड आपके किंगडम की सर, वहाँ लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कयूम साहब और कैसर शेख साहब को भेजा गया था, ये भी दोनों में से नवाज लीग के थे ये। इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, अमेरिका के लिए मुशैर हुसैन सैयद और यहाँ पे डॉक्टर शाहजरा मनसब अली खान साहबा को भेजा गया। यूनाइटेड नेशन के लिए उन्होंने चुना मुशैर हुसैन सैयद साहब को और उनके साथ अगेन वही डॉक्टर वो जो शिजरा मनसब की बात कर रहे हैं आप जी, उनको भेजा गया। यूनाइटेड नेशन के लिए अवैस लगारी साहब गए थे। साउथ अफ्रीका के लिए उन्होंने अब्दुर्रहमान कांजू साहब को भेजा। ये तो 22 लोग थे जो नवाज शरीफ ने दुनिया भर में उन्होंने सैरें करवाई कि कश्मीर का मसला हम हल कर रहे हैं। आज की खबर सुन लें आमिर साहब, अब इन्होंने कहा जनाब हम क्यों पीछे रहे। और ये जहन में रखिए कि इमरान खान साहब ने तकरीर की थी, उन्होंने अपने और अपने वजीरों के दौरों पे उन्होंने वो लगाती थी, बैन लगा दिए थे कि मेरे वजीर या मैं बैरून मुल्क नहीं जाऊंगा। वजह कि पैसा नहीं है, खजाना खाली है, टक्का नहीं है, दुनिया भर से हम भीख मांग रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब जनाब सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने 3 डेलीगेशन बनाए सर। सबसे बड़े मजे का डेलीगेशन तो इराक जा रहा है सर। अच्छा, इराक में मेरा ख्याल है शायद अब क्या कहना चाहिए, जा चुका है माशाल्लाह। एक इन्होंने वहां पे भेजा है, वहां पे लंदन फतह करने भेजा है सर। वो बड़ा मजे का उन्होंने भेजा है कि वो जनाब एक दिन के लिए उनको यहाँ से बुक किया गया है सर। स्पेशली सारे गए हैं, सेनेटर्स गए हैं। अच्छा, उनको सारे B क्लास की टिकटें दी गई हैं, 5 स्टार होटल्स बुक किए गए हैं, उनके लिए किए गए हैं सर। इसके बाद एक टोला जो है ना उसने न्यूयॉर्क में जाना है अभी। ये हमारे सेनेटर्स हैं आमिर साहब के जेब में हमारी में टक पल्ले नहीं धेला ते कर दी फिले मेला मेला। दुनिया भर से हम खरीदे मांग रहे हैं। यहाँ गैस के ये लोगों से बिल ये पूरे नहीं हो रहे, बिजली के आपने अलहदा कीमतें बढ़ा दी हैं, पेट्रोल के अलहदा बढ़ रही हैं। आप इनसे पैसा लेके टैक्स पेयर्स के पैसे से अब दुनिया भर में सैरें करते फिर रहे हैं। और हमारे ये इनसे वापस आके पूछ लें कि आपकी अचीवमेंट्स क्या हैं। कभी भी इनसे किसी एक फॉरेन मिनिस्टर ने मुलाकात नहीं की, कोई उनके फॉरेन सेक्रेटरी तक नहीं मिलते। और कश्मीर का मसला जो है इन्होंने अगर हल करवाना है, इन्होंने उजागर करवाना है, तो आमिर साहब उसके बाद तो बेहतर है, मेरा ख्याल है आप ही को कमेंट करें फर्दर। व्हाट आई मस्ट से कि पाकिस्तान के पास डॉलर नहीं है, भीख मांग रहे हैं दुनिया भर से।
इनके लिए डॉलर प्रोविजन दी गई है, 3 के टोले बने, 3 लंदन, मतलब न्यूयॉर्क सबसे एंड बगदाद। जी बगदाद के जाएं और कश्मीर जो है ना वो दुनिया से हल करवा के हैं। बड़ा अच्छी बात है, पाकिस्तान का एक इखलाकी फ़र्ज़ भी है, सियासी फ़र्ज़ भी है कि हम कश्मीरियों की सपोर्ट करें, मगर ये एक मजाक बन के रह गया है कि ये 5 फरवरी में जिस तरीके से भोंडे तरीके से उसको इस्तेमाल करके हम एक भूखा मुल्क है, हमारा यहाँ पे गुजारा नहीं चल रहा, और ये सोचना, ये इमेजिन करना कि ये 2-4 लोग जाएंगे और उसके बाद जो है ना एकदम मुल्क अपने मफाद छोड़ के जो है वो अपना कश्मीर के ऊपर स्टांस बदल देंगे, इनकी 2 तकरीरों की वजह से। ये इनमें से कोई ना ही कोई इतना नेल्सन मंडेला है कि स्टैचर हो और उसकी आवाज़ में वज़न हो, दूसरा ये सारा मफरूज़ा। मुझे आपको पता है श्रीनगर जाने का 2-4 साल पहले इत्तेफाक हुआ, तो मैंने उनसे पूछा कि काफ़ी सारे वहाँ पे इत्तेफाकन जर्नलिस्ट, सियासतदान, दानिश्वर इकट्ठे हो गए, तो मैंने कहा कि आप क्या हमारे से एक्सपेक्ट करते हैं, आप क्या चाहते हैं कि हम क्या करें। उन्होंने कहा पहली बात तो ये कि ऑफकोर्स हमें आप मॉरल सपोर्ट करें, पॉलिटिकल सपोर्ट करें, जो करें, मगर हमें जो है ना इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। हम ये हमारा लॉन्ग टर्म मसला है और ये हम हल कर लेंगे, ये इसमें नहीं है, आप हमें बस जो है इस हद तक ही रहें, बाकी इसको जो है ना आप अपने आप को ठीक कर लें तो हमारा मसला हल हो जाएगा। बुनियादी तौर पे वो ये कह रहे थे कि ये पाकिस्तान के, इंडिया का, क्योंकि इंडिया एक इम्पॉर्टेंट मुल्क है, उनकी इकॉनमी सुरखरू हो रही है, और पहले के मुकाबले में फॉर एग्जांपल आज से 10 से 20 साल पहले हमें कश्मीर के मसले पे यूनाइटेड नेशंस में बड़ी ठीक ठाक कोई वोट आता था, हमें सपोर्ट मिलती थी। अभी वो 100 के बाद ये अगर लेट से था सपोर्ट तो वो 2 पे, 4 पे, 5 पे चली गई इंडिया, और उसकी बुनियादी वजह एक तो ये रही है कि हमारा लेवरेज नहीं रहा, हमारी ताकत नहीं रही। अगर हम अपने आप को कर लें कि पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट हो, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट हो, तो हमारा एक लेवरेज होगा, उसके बाद बरतानिया सुनेगा। पाकिस्तान का वजन नहीं है तो कश्मीर का वजन भी नहीं हम बना पाएंगे, और ये सोचना। दूसरा जहाँ पे जोर लगाना चाहिए कि ये सिर्फ ये नहीं है कि ये सेनेट का पाकिस्तान का एक्सपेंस है, जो टैक्स पेयर्स का ऑफ कोर्स है, जब ये जाते हैं तो एम्बसीज का, जो इसके अंदर लिखा नहीं है, हर एम्बसी को इनको गाड़ियां देनी पड़ती हैं, वो किराए पे लेके देते हैं, स्टाफ डिप्यूट करना पड़ता है, इनके लल्ले तल्लों के पैसे खर्चने पड़ते हैं, वो बिल अलहदा आता है बाद में, वो भी नहीं आएगा, वो बाद में आएगा। के लिए अलहदा उनके बंदे डिप्यूट होते हैं कि फलां जहां पे करना चाहिए क्लास सब काम यूनाइटेड नेशंस में, वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह वो मलिया लोधी मादाम जो हैं वो दिन रात अपना काम छोड़ के वो यहाँ लॉबिंग कर रही हैं, कि जाहिर है उनके पास वो पहले एक है ना, एक कोई तरीकाकार है जिससे कि मुशर्रफ भी उन्होंने रोप इन कर लिया था, पीपल्स पार्टी वाले भी रोप इन हो गए थे, नवाज शरीफ साहब भी कर लिए थे। और हाल ये था कि नवाज शरीफ साहब जब यूनाइटेड नेशन जाते थे जहाँ असल ज़रूरत थी, वो 2 दिन पहले लास्ट टाइम जब मैं गया तो वो लंदन रुक गए, और जब वहाँ पहुँचे तो जो मेन इवेंट था जिसके अंदर सब ने शुरू के अंदर इवेंट होना, उन्होंने मिस ही कर दिया। मलिया लोधी उनको नाश्तों वाश्तों में बिजी रखी थी। अभी आजकल सारी लॉबिंग बजाय इसके यूनाइटेड नेशंस पे हो, वो यहाँ हो रही है। पिछले दिनों फॉर एग्जांपल वो ले आई थी कि जनरल असम्बली की प्रेसिडेंट, अब जनरल असम्बली के अंदर जो है ना प्रेसिडेंट की कोई वैल्यू नहीं है, जनरल सेक्रेटरी की वैल्यू होती है। जनरल सेक्रेटरी साहब इंडिया में आए, पाकिस्तान बिल्कुल नहीं आए। प्रेसिडेंट जो कि जाने वाली हैं वैसे भी नहीं वाली, वो ले आई उसको, और वो उनसे मिलाया जा रहा है, उनसे मिलाया जा रहा है। और वहाँ पे अगर बैठ के आप एक परमानेंट अपना रिप्रेजेंटेटिव रखें, और वहाँ फॉरेन ऑफिस का इसलिए ज़रूरी है, उनकी मैं कई चीज़ों में ज़रूर उनकी सफारती कुछ कंट्रीब्यूशंस होंगी, बट यूनाइटेड नेशंस में क्लास साहब क्यों कश्मीर के लिए और एक परमानेंट फॉरेन ऑफिस का चाहिए होता है कि वहाँ अपने दुनिया भर में जो आपके डिप्लोमेट्स हैं उनसे मदद लेनी होती है। जिस तरह यूनाइटेड नेशंस की आप और हम ये यहाँ पे शोर मचाते रहे कि जब इससे पिछली दफ़े के ह्यूमन राइट्स की काउंसिल का इलेक्शन था, पाकिस्तान को वोट ही नहीं मिला। वो इसलिए कि वहाँ जो बैठे हुए होते हैं सारे लोग, वो फॉरेन ऑफिस के अपने लोग एक दूसरे से बात करने हैं कि यार कॉन्गो वाला या कीनिया वाला यार जोर लगाना वहाँ पे ताकि वोट हमें मिले। सो यूनाइटेड, सो जहाँ पे मेहनत करनी चाहिए वहाँ नहीं कर रहे। जंकेट्स और ये जो इस तरह की सैरें और एक बहाना बन के रह गया है। कश्मीर भी है, खुदा के लिए कश्मीर पे तो कम से कम ये सियासत ये लल्ले तलल्ले छोड़ दे। पीटीआई पे तो स्पेशली समझ रहे थे क्लास सब के चीजें कम हो जाएंगी, मगर यहाँ पे भी वैसे ही लास्ट मिनट टू ब्रेक है हमारे पास, इसको कंटिन्यू। मुझे अब क्या कहना चाहिए, इमरान खान पे तरस भी आ रहा है कि एक तरफ इमरान खान जो है पूरी दुनिया से वो डॉलर लेने जाते हैं। अच्छा, उन पे बड़ी मजे की बात है,
ये इनमें नाम पड़े ना जरे, इसमें ज़्यादातर पीपल्स पार्टी और नवाज लीग के लोग हैं। इमरान खान दुनिया भर से डॉलर ले आते हैं, चाइना जाएँ, कुवैत जाएँ, नहीं सॉरी यूएई जाएँ, सऊदीज़ जाएँ, कतर जाएँ, इधर जहाँ से भी कोई मिल सकता है, जो भी वो हमें दे दे अल्लाह के नाम पे हम ले आते हैं। और ये उन पे जुगते भी लगाते हैं इमरान खान पे। पीपल्स पार्टी और नवाज लीग वाले जुगते भी लगाते हैं, तकरीरें भी करते हैं सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, कौमी असम्बली में, इवन ट्विटर पे कि देखें जी आप कि आपको चंदे के अलावा कोई काम नहीं आता। वो चंदा इकट्ठा करके ला रहे हैं और वही चंदे के पैसों से, डॉलरों से इन लोगों के जनाब आपके बगदाद की आपकी ज़ियारतें हो रही हैं। आप वहाँ पे लंदन में 12-14 लोग पहुँच गए सर, और हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब भी पहुँचे हुए हैं अल्लाह के फजल से। उन्होंने कहा मैं भी ज़रा लंदन से मैं जाके इसको हाईलाइट, जहाँ से हाईलाइट नहीं होना था लंदन से हाईलाइट होना था। इसके बाद वो न्यूयॉर्क भी जा रहे हैं सर जी। तो मुझे इमरान खान पे तार सवार है, उन्होंने अपने ऊपर बैन, चलो वो वज़ीर आज़म उन्हें जाना चाहिए, जाना पड़ता है, यू हैव टू, उन्होंने अपने वज़ीरों को उन्होंने रोका हुआ है कि आपने नहीं जाना। तो इमरान खान साहब एक काम करिए, मुल्क वही फैज़ साहब वाली बात, फैज़ साहब से किसी ने पूछा था कि पाकिस्तान का क्या बनेगा, अच्छा उन्होंने कहा जनाब ये पाकिस्तान का ये कुछ भी नहीं बनेगा, बस ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो खान साहब आप भी सीरियस ना लें, इतनी तंगी ना करें, वो अपने वज़ीरों को खुला छोड़ें, जाने दें, कोई हिंद जाए, सिंध जाए, कोई यूरोप जाए, कोई अमेरिका जाए, ये मुल्क ऐसे ही चलता रहेगा। आप जाएं वहाँ से डॉलर लें, डॉलर ला के अगर आपने इन 20-25 लोगों को देने हैं, इनके TADA थे, इनकी टिकटें थे, इनके होटल के अखराजात, तो इनकी गाड़ियाँ, इनके सैर सपाटे, तो उससे बेहतर है अपने वज़ीर, 2-4 वज़ीरों का मुझे मैसेज आया असल में आज। वो मैसेज जरा ब्रेक से वापस आके शेयर कर लेते हैं, अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो। चलो मैं बताता हूँ। चलिए ठीक है, एक थोड़ी सी ब्रेक की जानिब चले जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, वज़ीरों की बात होगी, मगर एक हुकूमती वज़ीर शेख रशीद साहब की भी बात होगी, जो कहते हैं कि खान साहब को वोट तो एहतसाब के नाम पर मिला, मगर यहाँ इमरान खान ने दूध की रखवाली पर बिल्ले को बिठा दिया। वो अपनी ही हुकूमत पर आखिर इतनी कड़ी तनकीद क्यों कर रहे हैं, इसकी वजह जानने की कोशिश करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। क्लास साहब, आप हुकूमती वज़ीरों का मैसेज, मुझे आज आमिर साहब 2-3 वज़ीरों का आया मैसेज, उन्होंने जनाब आप लोग हमारा तो बड़ा पढ़ते रहते हैं, बड़े खुश रहते हैं जी कि हम कहीं बाहर नहीं जा सकते, किसी विज़िट पे नहीं जा सकते। खान साहब ने बड़ी सख्ती की हुई है कि क्योंकि डॉलर नहीं है पाकिस्तान में, पैसा नहीं है। तो उसने कहा जनाब ये क्या हो रहा है, तो सेनेटर्स को क्यों अलाउड है, सेनेट चेयरमैन को क्यों अलाउड है? उसने कहा इंडिपेंडेंट तो है, मगर सवाल तो है। बात तो ठीक है, उसने कहा अगर हम इनके पैसे रोकते तो फिर आप लोगों ने आसमान सार पे उठा लेना था। सवाल यह है, लेकिन ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कुछ स्टेप्स, अगर कैबिनेट पे चीज़ें अप्लाई कर रही हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर्स बाहर नहीं जा सकते क्योंकि डॉलर नहीं है पाकिस्तान के, फेयर इनफ, तो इन पे सेनेटर्स पे ये चीज़ें क्यों नहीं कर रही? शोर मचा देना है। इंडिपेंडेंस ऑफ सेनेट जो है, सेनेट को कैसे हुकूमत बना कर सकती है? सेनेट एक इंडिपेंडेंट अदारा है। तो इनके TADA की डिटेल्स आएंगी सर, ये ज़रा पूछ लीजिएगा किस किस एक सेनेटर को एक दिन का क्या मिलता है, इनके अखराजात, होटल स्टे, वही स्टाफ, पूरे लंदन की हमारा हाई कमीशन इस वक्त उसका कोई काम नहीं होगा। 15-20 जो लोग हैं ना वो इनके साथ अटैच हो जाएंगे। बल्कि एक का मुझे हमें उसका लेडी उसका आ रहा था, उसको सेनेटर का, कि उसके साथ जो भी किया है 2-4 लोगों ने ये बताया है, वो कहते हैं कि उनके साथ जाएं, उनको शॉपिंग के अलावा किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, कभी किसी मीटिंग में एक लफ्ज़ नहीं बोलते वो। सो अगर आपने इस तरीके का ये चीज़ें करनी है, सारे मुखिर हजरात हैं, सारे जो हैं सेनेटर हजरात, माशाल्लाह गरीब सेनेटर बड़ा कम ही है। तो मुझे एक याद है कि हारून रशीद साहब हमारे दोस्त का एक बड़ा खूबसूरत जुमला है, वो कहते हैं पैसे की ज़रूरत अमीर आदमी को ज़्यादा होती है, गरीब को इतना पैसा नहीं चाहिए होता जितना अमीर को चाहिए होता। मैंने पूछा हारून साहब इसके पीछे विजडम क्या है? वो कहते हैं गरीब को तो एक्सपोजर नहीं है ना कि पैसा क्या होता है और उससे क्या कुछ अयाशी आप कर सकते हैं। अमीर आदमी को ये लालच होती है कि उसको पता है कि पैसे का इस्तेमाल कैसे है, मैंने लाइफ में जो अयाशां करनी है या कर रहा हूँ ये कहीं ना छीन जाए, लिहाजा वो मजीद पैसा कमाने के चक्कर में पड़ जाए। वो गरीब आदमी तो उसको पता है कि बस ठीक है यही मैंने करना है। चेयरमैन ये सेनेट को भी दाद बनती है सर, इनके लिए कोई हाईएस्ट पाकिस्तान का अवार्ड मिलना चाहिए, जिन्होंने उनको वहाँ भी भेजा है, उन्होंने इराक भी भेजा है, उनकी अंडरस्टैंडिंग देखें वैसे चेयरमैन साहब की, आप दाद देना उनको, साथ में इनको भी दें कि उन्होंने लंदन की भी सैरें करा रहे हैं, अब न्यूयॉर्क भी जा रहे हैं। पाकिस्तानी कौम मीन भाई अपने बिल शिल जो अदा करने हैं उनकी तैयारी करे, कहीं से पैसे उधार पकड़े। अब बिजली की कीमतें बढ़ने वाली हैं, गैस की कीमतें बढ़ने वाली हैं। वैसे गैस से मुझे याद है आमिर साहब ये आजकल ना उन्होंने PTI ने एक नैरेटिव एक देना शुरू कर दिया है, मतलब मेरा 32,000 बिल है, आपका कोई 33 के 30,000 आया सर, हमारे बेचारे कैमरामैन का उसका 33,000 आया हुआ है। तो हमें पता है क्या वो टांट कर दे, PTI का क्राउड बना हुआ ना माशाल्लाह। वैसे इससे अच्छी आवाम पाकिस्तान की दुनिया में नहीं होगी, नहीं हो सकती कि हम मीडिया के लोग थोड़ा सा बताने की कोशिश करते हैं कि आपका चमड़ा उतारा जा रहा है, आपको यहाँ पे लूटा जा रहा है,
वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, आप लोगों की कंजम्पशन बढ़ गई है। हंसी की बात यही है कि वो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि ये इसकी इंक्वायरी करें, पहले खुद बढ़ा के जनाब केसेस बढ़ा के, और हम यहाँ पे शोर मचा रहे थे कि साथ में बिल, ये जो भी दिखाया कि बिल भी ज़्यादा आएगा क्योंकि आपने पैसे बढ़ा दिए और गैस भी नहीं होगी। वही हुआ है कि लोड शेडिंग है। और आज अभी सुन रहा था मैं, गुलाम सरवर साहब के जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, वो कह रहे थे कि देखें इस दफ़ा लंबी सर्दियां हो गई हैं और जो है इस वजह से वो हुआ है, वो लंबी सर्दियां जो इस दफ़ा जनवरी में एक्सटेंडेड सर्दियां हुई हैं उसका बिल अभी आना है। ये जो एक्सटेंडेड हुआ है ना उसका बिल अभी तैयार हो जाएंगे एक एक दफ़ा। ये जो बेचारे ये हमारे जो दोस्त कैमरा के पीछे बैठे हुए हैं तो ये कह रहे थे बड़े खुश थे, खुश तो नहीं थे, किस्तें करवा ली हैं, देनी तो पड़ेंगी। किस्तों के ऊपर जुर्माना 6,000 रुपये पर किस्त जो है फाइन देना पड़ेगा और अगली दफा बेचारों को दोबारा बिल, असल ये जो एक्सटेंडेड विंटर्स हैं जिसका भी इसका बिल आना है। मुझे जो है ना वो आपको बड़ा फेमस बीबीसी का प्रोग्राम होता था यस मिनिस्टर, फिर वो यस प्राइम मिनिस्टर बन गया, उसकी आज भी देखे ना तो मज़ा आता है। उसका लुबेलबाब होता था कि कैसे आपको ब्यूरोक्रेसी जो बाबू है ना आपके जकूटा जिन्स जिन्हें आप कहते हैं, वो कैसे नरखे में पॉलिटिशियन को करते हैं, नर को समझ ही नहीं आती है। क्लियरली मुझे नज़र आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान साहब का ना उन्होंने यस प्राइम मिनिस्टर बना दिया है कि जाहिर है अच्छी बात यह है कि वो बाखबर रहते हैं या टीवी देखते हैं, और जो है जिस तरह उन्होंने आपका भी जिक्र किया, इसका मतलब है कि टीवी और अखबार देखते हैं, उनको कहीं ना कहीं से फीडबैक आ रहा है। नवाज शरीफ साहब को फीडबैक ही नहीं आता था कि लोगों के बिल बढ़ गए हैं या लोगों को प्रॉब्लम है। अच्छी बात यह है कि उनको ये फीडबैक आ रहा है कि लोगों की प्रॉब्लम है, मगर उनको जब ये उनके इर्द गिर्द ये यस प्राइम मिनिस्टर वाला स्टाफ जो बैठा हुआ है ना, वो उनसे पूछते हैं क्या करना है, तो वो जो टिपिकल तरीका होता है, उन्होंने पहले कहा कि जनाब ये हमने कहा जो गैस की लोड शेडिंग हो गई, हो गई, उन्होंने कहा इंक्वायरी बैठा दें सर। वो पहली ओगरा को दी इंक्वायरी, वो हमने शोर मचाया कि जनाब ये ओगरा ये बिल्कुल इनको नहीं पता, वो रिजेक्ट होगी। फिर उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करें, फिर 2-3 और बाबू मिला के ना एक दूसरी इंक्वायरी बैठा दी। उन्होंने कहा जनाब ऐसा करें कि ये दो जो सुई गैस की कंपनी है इनके MD फारिग कर दें। वो यह है कि उनको हटा के वो वहीं पे ही हैं, दोनों बिल्कुल हटे नहीं हैं, मगर उससे जो बाबू थे या बाकी वो तमाम लोग जिन्होंने पैसा बनाया, नालायकी भी थी और जिन्होंने पैसा भी बनाया, वो माफिया जो ऑयल का बैठा हुआ है, वो सारा बच गया। अब ये तीसरी एक कमेटी बन गई है, अब उसके अंदर भी एक बाबू साहब हैं। ये बाबू से मसला नहीं आएगा। हम कल भी कहते रहे हैं, पहले भी कहते रहे हैं कि यहाँ 500 अरब रुपए की सालाना चोरी हो रही है। एक तरफ तो आप लोगों के तरले करके पैसे मांग रहे हैं, ये $5 बिलियन के तकरीबन जो है ना ये पैसों के बचत है, चूँकि हर साल आप अर्निंग तो बाद में आएगी, आपका मसला हल हो जाता है। एक कि ये आपके पास सस्ती गैस आ जाती है, दूसरा ये कि ये 500 रुपया आप आम लोगों में ट्रांसफर कर रहे हैं बिजली और गैस में, हमसे ले रहे हैं ना। और हमें कोई, हम शायद तकलीफ से बर्दाश्त भी कर लेंगे, चलो यार वाकई को मुल्क के हालात ऐसे हो गए हैं। जब ये पता हो कि चोरी का आप कुछ नहीं कर रहे हो, ये जाली इंक्वायरियां बना रहे हैं। चोरियां कौन करते हैं? मेरे साहब बार बार ये बात कहते हैं, लोगों को बताते क्यों नहीं? हमारा कैमरामैन हमारे चोरी करते हैं गैस। मैं एक तो जो सबसे बड़ी चोरी है, बताया ना, कितने बड़े बड़े बिग कॉर्पोरेट के लोग चोरी करते हैं। एक चीज होती है अनकाउंटेड फॉर गैस, कि जनाब इस गैस का पता नहीं चला कि ये गई किधर, बड़े लोगों के जेब वो जो है ना वो है। दूसरा एक उसे कहते हैं टैरिफ रैशनलाइजेशन, जिसकी जरूरत है। होता क्या है कि आपका कमर्शियल जो है या इंडस्ट्रियल जो है ना आपकी यूजेज, आप इस्तेमाल गैस किसी इंडस्ट्री या कमर्शियल कर रहे हैं, आपने मगर जो लिया हुआ है वो रेजिडेंशियल लिया हुआ है। फिर होता है कि आपने 1 मीटर की जगह 4 मीटर लगाए हुए हैं, ये है। 5वां तरीका ये है कि सीधी चोरी कर लेते हैं, आपने टांका लगाया हुआ है कहीं पे और आपने डायरेक्ट कुंडा लगाया हुआ है और आप गैस इस्तेमाल कर रहे हैं। सो ये चोरियां हैं। ये एक और भी चोरी हो रही है जो बड़े पैमाने पे, अगर सॉरी टू इंटरप्ट यू, बहुत कम लोगों को इनके तरीके वारदात का पता है। आपको पता है जो केस बना था डॉक्टर आसिम हुसैन पे और इकबाल जट अहमद पे, और दोनों आज़ाद हैं बादशाह, क्योंकि इस मुल्क में ये होता वक्ती तौर पर फड़ो फिर उसके बाद डील मारो, उनको साइड पे कर दो। क्या था वो JGVL वाला जो स्कैंडल आया था, वो इसी तरीके का था कि गैस उन्होंने वहाँ से बहुत सारी चीज़ें जो निकाल लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, सब्सिडाइज ले लेते हैं डीलें करके। और जो उनका, इन लोगों को समझना चाहिए, जिस सेक्टर को सब्सिडाइज गैस दी जा रही है उसका जो गैप है, अगर 10 रुपये सपोजली अगर आप दे रहे हैं उनको 1 यूनिट पे, वो 10 रुपये मुफ्त में नहीं जा रहे, कोई हवा में नहीं होती, वो फिर आप सारा ट्रांसफर करते हैं, आम आदमी के बिलों में डाल देते हैं, हमारे कैमरामैन के, मेरे, आपके, पाकिस्तान के लोगों के, सबको। अब करते क्या है, इन्होंने यहाँ पे फर्टिलाइजर यूनिट्स को गैस आजकल दे रहे हैं ये सब्सिडाइज करके,
वो क्या कर रहे हैं, वो सब्सिडाइज गैस ले रहे हैं इनसे, आगे फिर उन्होंने 200-300 ये रुपए आके उन्होंने ये फर्टिलाइजर की कीमतें भी बढ़ा दी हैं। हुकूमत से सस्ती गैस लेके आगे महंगी गैस ने सारी फर्टिलाइजर बेचते हैं, इधर से सस्ती उधर से, सो उनके दोनों, और ये बड़े बड़े बिग, आपको पता है ये फर्टिलाइजर के ये माफिया जो बने हुए हैं, जो सब्सिडाइज दे रहे हैं गैस, उसकी जो मार्जिन है सब्सिडी में और एक्चुअल अमाउंट में, वो पाकिस्तान के लोगों पे ट्रांसफर की जाती है। जो बड़े बड़े बिग कारपोरेट, ये चोरी एक आम आदमी नहीं कर सकता कि वो जाए और वहां पे पाइप लगाए और ले ले। ये बिग पैमाने पे चोरी पाकिस्तान का बड़ा कारपोरेट बिग बिजनेसमैन चोरी करता है, और हुकूमतें उनको इवन आके लीगली तौर पर उनको हेल्प करती हैं। एक चीज, दूसरी चीज सर, कैबिनेट में मेरा ख्याल जुल्फकार अली भुट्टो साहब पहले और आखिरी प्राइम मिनिस्टर थे जो पूरी फाइल पढ़ते थे, डॉक्यूमेंट पढ़ते थे। उसके बाद किसी प्राइम मिनिस्टर पे ये इल्ज़ाम नहीं लग सकता कि वो पूरी चीज़ें पढ़ता है। इमरान खान साहब के बारे में ये मुझे ये फीलिंग आ रही है, क्योंकि आपको पता है हम चीज़ें देखते रहते हैं। एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर को उसको पढ़ना चाहिए। वो कैबिनेट की मीटिंग जाने से पहले पूरी कैबिनेट का एजेंडा पढ़ें, पूरी समरीज पढ़ें, उसके साथ आपके एनेक्स्चर्स लगे होते हैं वो पढ़ें, ताकि आपको कोई मिनिस्टर को गलत आके इन्फॉर्म ना कर सके, वो गलत आपसे फैसले ना करा सके। मसलन ये मसले की तह तक पहुंचना होता है कि रीचिंग आउट टू द राइट सोर्सेज, वहां से आप इंफॉर्मेशन चेक करें जहां आपको पता है कि ये आपके इर्द गिर्द जो नरगे वाले हैं, इनसे बाहर जाके भी चेक करें। साहब, अगर वजीरों को ये पता हो कि हमारा प्राइम मिनिस्टर समरी नहीं पढ़ता, हमारा प्राइम मिनिस्टर नेक्स्चर नहीं पढ़ता, हमारा प्राइम मिनिस्टर सिर्फ आखिर पे जाते हैं, आप प्रपोजल क्या है जी समरी में, वो जी ये आपकी प्रपोजल नंबर 6 जो है ना, इट मे बी अप्रूव्ड, और मिनिस्टर एक्सप्लेन कर देते हैं, आप उसको अप्रूवल कर देते हैं। सर ऐसे नहीं होता। यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आपको पूरी समरी एनेक्स्चर डॉक्यूमेंट्स पढ़ के उसके बाद आपको देखना चाहिए इसकी। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स पढ़े होते, आपने समरियां पढ़ी होती, मुझे कोई फरिश्तों ने बताया था, आपके ख्याल है मुझे पता था 16 अक्टूबर को कि ये चीज़ें बिल्स आ रहे हैं, ये उन्हीं की, ये ईसीसी में पेश किए हुए ये थी, इन्हीं मिनिस्ट्रीज के इनके ये फिगर्स हैं, फैक्ट्स हैं जो हमने पढ़ लिए। सो हमें अक्टूबर में इसलिए पता था कि मिनिस्ट्रीज ने ये बता दी थी चीज़ें कि हमने ये टैक्स लगाने हैं। ये ईसीसी में भी किया, अप्रूवल हुई, ये कैबिनेट में भी किया। अब इमरान खान ने ना कैबिनेट के पेपर पढ़े हैं, ना उन्होंने ईसीसी के आके डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं, ना उनको दीगर है। लिहाजा इमरान खान आप कह रहे हैं कि इंक्वायरी करो, ओ भाई ये ऑफिशियली तौर पर आपकी कैबिनेट अप्रूवल दे चुकी है। जो लोगों को बिल्स गए हैं, ये इमरान खान साहब की कैबिनेट अप्रूवल दे चुकी है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अगर ये कहता है कि किसने बढ़ाया है बिल, कहां से पैसे आए हैं, तो उसके बाद किसको ब्लेम? आप कहते हैं बाबूस को होना चाहिए अल्टीमेटली। नहीं, उस मिनिस्टर को और उन बाबुओं ने जिन्होंने देखा नहीं था कि इतना ब्लोबैक आएगा और इतना मसला आएगा, उनको फायर कर दें सिंपली। इसकी इंक्वायरी की जरूरत क्या है? तो खान साहब ने दिए ना सर अप्रूवल। मैं अगर जो मेरे लिए हैरानी की बात है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं थोड़ी सी आसान समझाने के लिए, कि इमरान खान ने इंक्वायरी किसके खिलाफ ऑर्डर की है? सही, इमरान खान इसकी खुद अप्रूवल दे चुके हैं। ईसीसी वो जिसके बाय डिफॉल्ट वो चेयरमैन हैं, उन्होंने असद उमर को डेलीगेट की हुई पावर। अदरवाइज ये ईसीसी की ये ईसीसी का इजलास जो है ना, वो वजीर आजम को चेयर करना होता है। उसके बावजूद भी कैबिनेट का अप्रूवल ईसीसी का भी चाहिए। वही कह रहा हूँ, फिर भी आपको कैबिनेट में लेके जाते। कैबिनेट जो ईसीसी ने ये आके टैक्सेस लगाए ना, असद उमर साहब ने, बाकी लोगों ने, ये बाकायदा इन्होंने कैबिनेट से अप्रूवल लिया। फिर बाद में उसके बाद लीगलाइज हुआ, जो लोगों को यहाँ पे आपके हजारों रुपए के एडिशनल बिल जाना शुरू हो गए। आप क्या कर रहे हैं? यू आर प्लेइंग गुड कप बैड कप। असद उमर बेचारे पे मुझे बाज़ तरस भी आता है, जेंटलमैन। वो क्या करते हैं, अब वो इनके लिए बैड कप बन चुका है। तमाम जो बैड चीज़ें हैं, साफ ज़रा आपने टैक्सेस लगानी है, पैसा रिकवर कराना है, आपने कीमतें बढ़ानी है, वो असद उमर कर रहा है। इमरान खान साहब तक न जाती है, वो गुड कप का एक रोल अदा कर रहे हैं। ये बताएं ये कीमतें किसने बढ़ाई हैं? और भाई मेरे एक्सीलेंसी, ये आपने बढ़ाई हैं। आप अपने खिलाफ ही इंक्वायरी ऑर्डर कर रहे हैं। तो लिहाजा थोड़ा सा अगेन डरते डरते, तो आपको तो बड़े लोग हैं, आप कैबिनेट इजलास से पहले एक रात निकाल के या एक दिन निकाल के, ये बहुत बड़े अहम फैसले होते हैं, इनको पढ़ लेना चाहिए। ये पूरी कौम पे आके इनका इम्पैक्ट आता है। हम लोगों की जेबों पे डाके मारे जा रहे हैं और आप सिंपल यू आर एक्टिंग इनोसेंट। अच्छा ये कब किसने बढ़ाई कीमतें? सर पढ़ा करें। और क्यों बढ़ाई? और क्यों बढ़ाई? आप इनको पढ़ा करें। पढ़ने के बाद कैबिनेट मीटिंग में जाएंगे, अब ज्यादा बेहतर प्रिपेयर्ड होंगे। ये कोई आपको 2 नंबर नहीं कर सकेगा ना। आप फिर लोगों को कहेंगे कि गैस की कीमतें किसने बढ़ाई हैं? आपने बढ़ाई थी सर। चलिए ठीक है, अभी मुझे ब्रेक की जानिब जाना है। ब्रेक से वापस आएंगे तो हुकूमती वजीर शेख रशीद की भी खासतौर पे बात होगी, जो कि विकेट के दोनों जानिब खेलने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। मगर इसके साथ साथ इस्लामाबाद में जो गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया गया था, वो किस तरह से आंखों का धोखा निकला, ये भी आपके सामने रखेंगे। छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। अब खासतौर पे हम क्लासा बात करेंगे इस्लामाबाद के अंदर जो गैर कानूनी तजावुज़ात हैं, इनके खिलाफ जो ऑपरेशन हो रहा था, कहाँ तक नताइज इसके पहुंचे? शुरू में तो हमें बड़ा अच्छा भी लगा और इनका क्रेडिट भी बनता है। ये शहरयार अफरीदी साहब का भी ये क्रेडिट है, इमरान खान साहब का भी है, और हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी देना चाहिए, डिप्टी कमिश्नर साहब। वैसे अदालतों का निकालें, ये सारा कुछ सुप्रीम कोर्ट की तजावुज़ात के खिलाफ फैसले के बाद हो रहा है। चलें, आप कह रहे हो तो मान लेते हैं, उनका भी था, लेकिन जहाँ रेगुलराइज करना था वहाँ पे उन्होंने इमारतें नहीं गिरवाई। ये छोटे लोगों की उन्होंने कहा गिरा दें, मादरत के साथ, बड़े लोग हैं मतलब साफ ज़ाहिर है। बाकी जहाँ जहाँ बड़े बड़े लोगों के फ्लैट थे, घर थे, बिल्डिंग थी, वो रेगुलराइज हो गई। सीडीए रिव्यू में नहीं गई। चलो वो खबर मैं 2-4 दिन बाद आपको उस पर खबर दूंगा। मैं भी उस पर बात नहीं करता, वो रिव्यू में गए हैं या नहीं गए, वो मैं बाद में आपसे बात करूंगा। मैं एक स्टोरी है मेरे पास उस पर। इस पे इंटरेस्टिंगली जो है सर, ये इस पे इन्होंने बड़ी वो जो थे ना कॉन्स्टिट्यूशनल वन को नहीं गिराया, लेकिन हैविंग सेड ऑल दिस, इसके अपनी जगह पे जो क्रेडिट बनता है शहरयार अफरीदी साहब का, सेक्रेटरी इंटीरियर आजम सुलेमान साहब बैठे थे, या यहाँ पे अब उनको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी, डिप्टी कमिश्नर हमजा शफा साहब हैं, या कमिश्नर जो हैं आमिर अली साहब हैं, अहमद साहब, इन सब का बनता है क्रेडिट कि बड़े बिग गन्स से जिनको इन्होंने टेक ऑन कर बहुत बड़े इन्होंने जदादें और घर या ये इलीगल चीज़ें खाली करें। स्पेशली मैं कहूँगा आप जो है ना यहाँ पे कश्मीर हाईवे पे बहुत सारी इनकी थी, ये मोटरवे से पहले खाली करवाई। एक इनसे रिक्वेस्ट ज़रूर करनी, आपने गिरा दी है, वो मज़ीद गंदगी फैल रही है, तो मेहरबानी फरमा के वो मलबा उठवा लें। वो मलबा के जरिए दोबारा वो काबजीन दोबारा भी आ रहे हैं। इवन F11 मरकज जो है ना पेट्रोल पंप के सामने इन्होंने गिराई थी, यहाँ पे बहुत सारी इलीगल बन गई थी दुकानें। वो दोबारा मैं आज वहाँ से गुजरा तो वो मैंने देखा है कि फिर वहाँ बन गई हैं सर, ऐसा फिर वो तमीर कर रहे हैं। मेहरबानी फरमाए मलबा साफ करवा के उसको ग्रीन बेल्ट बनवा दें ताकि लोगों को कोई थोड़ी सी वो नजर है। ये तो एक चीज़ है, इनकी अचीवमेंट्स हैं। इन शहरयार अफरीदी साहब की सेक्रेटरी इंटीरियर हो गए, आजम सुलेमान साहब हो गए, एंड डिप्टी कमिश्नर एंड कमिश्नर। अब सुने, पाकिस्तानी माफिया इतनी जल्दी तो जान नहीं छोड़ता सर। F10 मरकज इस्लामाबाद के हार्ट की बात कर रहे हैं सर, मतलब लोग भी तो नहीं बाज आते ना, उन्हें भी तो हर जगह कोई ना कोई उनको डंडा चाहिए, कोई हर जगह सिपाही चाहिए। उन्होंने क्या काम किया कि जिस काम के लिए उनको परमिट दिए गए थे, दुकानें दी गई थी, उन्होंने वो छोड़ के उन्होंने वहाँ पे दीगर काम शुरू कर दिए। अच्छा, हर एक, अभी हमें इरान अशरफ साहब हमारे प्रोड्यूसर साहब बता रहे थे कि डिफरेंट किस्म की उन्होंने ना वो बन गई हैं आमिर साहब, एसोसिएशंस बन गई हैं। ज्वेलर्स के अलग है, अगर किसी का चोरी हो गया, ज्यादा डंडा स्क्वाड्स बन गए हैं, हर कोई बन गया ना। माफियाज का रोल आ गया ना कि सबको पता है कि आप यहाँ पे ट्राइबल सोसाइटी की तरह इकट्ठे हो जाएंगे। जत्था बन गया। मेडिकल स्टोर पे कुछ छापा पड़ गया, कोई ड्रग इंस्पेक्टर आ गया, किसी ने कुछ चीजें चेक कर ली हैं, वहां छापा पड़ गया, उन्होंने कहा जनाब 40 ड्रग इंस्पेक्टर, वो ड्रग स्टोर्स वाले इकट्ठे हो जाएंगे, वो इकट्ठे हो जाएंगे सर, गाड़ियों वाले। अब वहां पे क्या काम हो रहा है सर, यहाँ पे F10 में आप दाखिल नहीं हो सकते वहाँ पे कि इन्होंने जिन्होंने बैटरियाँ बेचनी है, जिन्होंने कुछ स्पेयर पार्ट्स बेचने, उन्होंने अपनी दुकानों के आगे ही गाड़ियों का उन्होंने इतवार बाजार लगा लिया सर। आप गुजर नहीं सकते, कहीं पे जा नहीं सकते, शॉपिंग के लिए लोग नहीं जा सकते, जो इनका काम नहीं था। दूसरा, आप है ना F11 से मारगला से F11 की जो रोड जा रही है उसकी हालत देखें, सारे का सारा वहाँ पे आप तजावुज़ात हैं। मैं पूछना चाहता हूँ डिप्टी कमिश्नर साहब से कि आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, हम आपके एडमायर हैं, फ़ैन हैं, आप थोड़ा सा कुछ जाएँ फॉलो अप करें लोगों को ज़रा। ये लोग जो है ना ये ऐसे ठीक नहीं होते, नोटिस से नहीं होते ठीक, लोग इकट्ठे हो जाते हैं सर। अभी ये देखें, ये सारे के सारे ये गए हैं ये F10 में, इन्होंने वहाँ पे नोटिस सर्व किए हैं, वो सारा 1200 बंदा इकट्ठा हो गया। क्यों? वो 1200 बंदा भी यही गलत काम कर रहा है, उसको पता है कि अगर ये 6 दुकानों के सामने से चीजें हट गई, हमारी भी बारी आएगी, कल को हमारी बारी लग गई, वो सारी की सारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भाग गई है सर टोटल। ऐसे F11 साइड पे चले जाएं। तो जनाब, अगर आप ये काम करना चाहते हैं थोड़ा सा, ये कौम जो है ना बाज़ दफ़ा दुनिया भर में अपने कवानीन को इम्प्लीमेंट करवाना पड़ता है। F10 की ये अगर हालत हो चुकी है कि वहाँ पे तजावुज़ात बैठ के कुछ ट्रेडर्स आते हैं, और ट्रेडर भी रहम करें इस मुल्क पे कि लोगों ने आपके पास आना है शॉपिंग करने, ख़वातीन ने आना है वहाँ पे, और ये लोग हैं उन्होंने आना है। सो आमिर साहब, खबर हमने कौम को ये देनी थी कि बिग यहाँ पे मलिक रियाज पे तो हम बड़े खुश थे कि उनकी तजावुज़ात हटाई, बड़ा अच्छा किया उन्होंने, कराची में भी हटी, बड़ा अच्छा हुआ, गिराई गई। इस्लामाबाद में F10 मरकज़ की जो उन्होंने वहाँ दुकानदारों ने इकट्ठे होके, वो कहते हैं पुलिस को दौड़ा दिया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दौड़ा दिया, और वहाँ मोबाइल फ़ोन वाले बैठे, उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है। चोरी के मोबाइल जो बिकते हैं, कोई पुलिस रिकवर करने जाए तो वो 15-20 का उनका जत्था उठता है, वो मारने आ जाते हैं कि चोरी के मोबाइल जो है वो भी बिकते हैं सारे। तो हर एक ने दवाइयों वाले के अलहदा है, वहाँ पे आपकी गाड़ियों वालों ने अलहदा, और गरीब झोंपड़ियों वाले कराची के अंदर वो मारे जाते हैं, या एम्प्रेस मार्केट का छोटा कारोबारी वो जहाँ जोर चल जाए तो चल जाए। ये इस्लामाबाद के हैं और जत्थे हैं, तो इसलिए नहीं हो सकता।
असल बात क्या है खान साहब, इसके पीछे बड़ी बात है कि इस्लामाबाद याद रहे कि उन चंद मकान हैं जहाँ पे डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस रिटेन्ड है और इनके इख्तियारात बाकी के मुकाबले में ज़्यादा हैं। बिल्कुल इनका क्रेडिट है कि यहाँ पे एक मिसाल बना रहे हैं कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, और वो सोशल मीडिया पर भी अवेलेबल है, हर आदमी को अवेलेबल है, तो एक मॉडल बनता जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन का। मगर आखिर में क्या हुआ, पीछे जो पॉलिटिकल बैकिंग आनी चाहिए कि पॉलिटिशियंस को अपना रोल अदा करना चाहिए या पार्लियामेंट को करना चाहिए, वो नहीं आ रहा। आज 10-20 साल बाद हम सारे रोते रहते थे कि कचहरियों ने कब्जा किया हुआ था, पार्क के ऊपर भी, वो भी। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कहना पड़ा है कि जनाब ये एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप 2-3 हफ्ते के अंदर प्लान बनाएं, मुतबादिल प्रपोजल बनाएं कि ये कचहरी कैसे ठीक होगी, कब्जे कैसे वकीलों से जान छुड़ाएगी, और कैबिनेट में पेश करें। तो इनको भी इस्लामाबाद के लिए ओवरऑल, बाकी सारे शहरों को भी मास्टर प्लान चाहिए। इस्लामाबाद में तो मास्टर प्लान है, सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है। जो आप बात कर रहे थे कि ये ब्लू एरिया जो है फॉर एग्जांपल पूरे इस्लामाबाद में जो कि मॉडल सिटी है, पार्किंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। और ये जो है, एक तो आपने सही लॉस वेगस की मिसाल दी कि जो क्या स्टैटिकली दुनिया में होता है ना, एक तो है कि यूटिलिटीज, एक है एस्थेटिक्स की खूबसूरती, कोई हर्ज नहीं है, खूबसूरती भी इंट्रोड्यूस करवा दें। ये जो ब्लू एरिया है इस्लामाबाद का, ये पाकिस्तान की महंगी तरीन प्रॉपर्टी है, मगर वहाँ पे अगर आप देखें, मेयार देखें, वहाँ पे तामीर का कंस्ट्रक्शन जो स्टैंडर्ड्स हैं, वो शिकस्ता सी बिल्डिंग है, 2-2, 4-4 अरबों और खरबों की ज़मीन है, मगर वो गिर रही हैं, वो इमारतें गिर रही हैं। इन सबको मेरी होगी कि इत्तफाकन यहाँ पे इस्लामाबाद के जो कमिश्नर हैं वो एक्टिंग चार्ज CDA का भी उनके पास है, तो ये प्रपोजल बनाएं कि इसको मुतबादिल कैसे चेंज करना। और पार्किंग, ये तमाम बिल्डिंग्स ने पार्किंग नहीं करी, जिसकी वजह से चौक इस्लामाबाद भी होता जा रहा है, ये तमाम इनको गिरा दें। और दूसरी वो जो आगे आप बात कर रहे थे कि नई बिल्डिंग्स जो है ना एक्सटेंशन होनी ब्लू एरिया की, उसका भी प्लान बना लें और उसको एस्थेटिकली जरा सा चेक करें। आमिर साहब, जो लोग लास वेगस गए हुए हैं ना, सिर्फ 1-1.5 किलोमीटर की पट्टी है, जैसे हमारी यहाँ ब्लू एरिया है ना, इतनी एक स्ट्रिप है। दुनिया की खूबसूरत तरीन आपको बिल्डिंग्स वहाँ पे मिलेंगे। एस्थेटिकली देखें, उनके डिज़ाइन देखें, आर्किटेक्ट देखें, 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है, इतनी ही बनती है जहाँ से आपका ब्लू एरिया शुरू होता है और यहाँ पे आपको फैसल चौक तक ख़त्म हो रहा है। अब एक नया ब्लू एरिया बन रहा है वहाँ से फैसल चौक से लेके F10 तक। अच्छा। ऐसी गंदे किस्म के स्ट्रक्चर बन रहे हैं सर, मतलब CDA वाले वही माल बना रहे हैं ना, पैसा बना रहे हैं, कोई परवाह नहीं है। और भाई इनसे कहें कोई अच्छे दुनिया के और कुछ ना करें, कॉपी कर लें जनाब। वो तो आप लास वेगस में जितनी एक बिल्डिंग दूसरी से नहीं मिलती। कितना फासला है क्लास अब उसमें? 1.5-2 किलोमीटर होगा, मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूँ। 1.5 किलोमीटर एक से दूसरी बिल्डिंग नहीं मिलती। और दुनिया के खूबसूरत तरीन नक्शे, आर्किटेक्ट के बंद कोई उनकी स्काई लाइन बनती। आप चले जाए आमिर साहब, आप तो आते जाते, आप उसी साइड पे घर है, इतने गंदे स्ट्रक्चर खड़े कर रहे हैं, बिल्कुल सीधा। इनके पास कोई क्रिएटिविटी नहीं है, डब्बे और बगैर पार्किंग के, कोई पार्किंग नहीं है। कल को आपका सारे का सारा रोड चौक होगा अभी, और कल को CDA क्या करेगा? कल को इन पे आएंगे, एतराज़ात आएंगे, CDA जाकर फिर सुप्रीम कोर्ट से रेगुलाइज करवा लेगा और किसी CDA अफसर को यहाँ पे कोई सजा नहीं होगी। खुदा के लिए ये जो आप प्लाजे बना रहे हैं, ये बिल्डिंग्स बना रहे हैं, इनको कहें कि इंसान बने थोड़े से। इनके पास बहुत पैसा है, कोई अक्ल नहीं है, एस्थेटिक सेंस नहीं है कि बेहतरीन खूबसूरत किस्म की आप यहाँ स्काई लाइन बनाएं, कोई बिल्डिंग्स के अच्छे आर्किटेक्ट आप दिखाएं, कोई बेहतर किस्म के मॉडल दिखाएं, कोई पार्किंग की स्पेस रखें, लोग गुजरें जो सही, लोगों को लगे कि एक 21st आपके सेंचुरी का कोई है। एक जैसी बिल्डिंग बन रही है हमें सब, डब्बे पे डब्बा बन रहा है। और CDA के पास जो आर्किटेक्ट कोई बैठे हुए हैं, कोई ये कैसे उनके नक्शे अप्रूव कर रहे हैं? इस्लामाबाद का मास्टर प्लान जो बनाया गया है ना, उसके अंदर एक भी कोई दानिश्वर, कोई आर्टिस्ट, कोई मुफक्कर जो करे। पेरिस उन्होंने उसका प्लान बनाया था, उन्होंने कहा आर्टिस्टों से अपील की कि हमें प्लान दें, विजन दें। मैं आप तो ये सिर्फ जो है ना वहाँ पे इंजीनियर और ठेकेदार बैठे हुए हैं, उन्होंने ठेकेदारी करनी है। लास्टली मैं आपने उनको राना अशरफ साहब के जिम्मे लगाया कि ये तस्वीरें ले आएंगे, जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं ना, डब्बे पे डब्बा, वो कौन को दिखाएंगे कि इस्लामाबाद तक में क्रिएटिविटी नहीं है कि कोई बेहतर किस्म का, कोई बेहतर बिल्डिंग्स के आर्किटेक्ट दिखाएं कि लोग देखें उनको। 2 मिनट के लिए तो हैरान रह जाएंगे, दिखाएंगे आपको। इसका फॉलोअप भी देते रहेंगे। इसके साथ ही प्रोग्राम भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।